पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। अपने आप को पुश करो, ढकेलो, क्योंकि कोई और आपके लिए ये काम नहीं करने वाला। आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है? आई होप सब हेल्दी होंगे और सब मस्त होंगे। चलिए लास्ट वाली कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं और बनाते हैं आगे के माइंड मैप को। और उससे पहले अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो उसके लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप पहला पार्ट इसका देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए जानते हैं थोड़ा लिथिक एज के बारे में या फिर पाषाण युग के बारे में। तो हमारी लिथिक एज शुरू होती है 2 मिलियन ईयर अगो बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। तो पैलेलिथिक एज जो कि हमारे 2 मिलियन ईयर पहले स्टार्ट हो जाता है, इसमें इंसान सामने आया था। बेसिकली इंसान बनने का प्रोसेस शुरू हुआ था। तो सबसे पहले उसकी दोस्ती पत्थरों से हुई होगी, क्योंकि जंगलों में सबसे सॉलिड चीज पत्थर ही मिला होगा। इसलिए इस पूरे एज को लिथिक एज कहते हैं। जैसे आग, पत्थर ढूंढना, फूड गैदरर्स, हंटर्स, ये सब इनको कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं दूसरी एज पर। दूसरी एज है हमारी मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मिडिल एज है। ये पैलेलिथिक और नियोलिथिक के बीच की एज है। यहाँ छोटे पत्थर इस्तेमाल हुए थे। उसके बाद हमारा आता है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में शार्प पत्थरों का यूज करना शुरू किया। लोगों ने शार्प पत्थर यूज करने लग गए। इसी टाइम एग्रीकल्चर भी आ गया। टेम्परेचर चेंज होने लग गया। बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं, लेकिन हाँ छोटे छोटे लेवल पर या प्लॉट पे एग्रीकल्चर का काम शुरू किया गया। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट और लास्ट लिथिक एज, जो कि है चाकोलिथिक एज। चाकोलिथिक एज यानी जहां पर कॉपर मिला। ये थोड़ा हार्ड मटेरियल था। इससे पेड़ काटना, खेती करना, ये सब आसान हो गया और काफी चीजें सीखी गई। ट्रेडिंग के बारे में, बार्टर सिस्टम हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें जो इस लिथिक एज में शुरू करी गई। इवन दूसरे देशों के साथ भी ट्रेडिंग शुरू हो गई और करते करते ये एक टाइम ऐसा हुआ जहां पर हमें सिविलाइजेशन देखने के लिए मिला। तो 2 मिलियन बीसी से लेकर 2900 बीसी तक ये एज रहा आपका लिथिक एज, पाषाण युग। अब बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जो कि 2800 से लेकर 1800 बीसी तक। इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कशन किया गया है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। हड़प्पन सिविलाइजेशन को एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हुआ इस सिविलाइजेशन में। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग सिविलाइज्ड थे। इनकी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड थी और साथ ही साथ ये एक टाइम था जहाँ पे सिविलाइजेशन शुरू हो गया था। ये सिविलाइजेशन का टाइम था। उसके बाद आया आपका 1800 से लेके 1600 बीसी का टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड ऐसा था जहां पर कोई भी एविडेंस नहीं मिला आखिरकार हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ हुआ क्या। ये कहीं डिस्ट्रॉय हो गई या किसी ने वॉर करके इसको जीता या खत्म कर दिया, कुछ नहीं पता। तो 1800 से लेकर 1600 बीसी का कोई एविडेंस नहीं है कि यहाँ पे इस सिविलाइजेशन के साथ क्या हुआ। समय बीतता चला गया और 1500 से लेकर 1100 बीसी में आए आर्यंस। ऋग्वैदिक एज इसको कहा गया। यहाँ पर लोग बहुत ही ज्यादा सिंपल रहते थे। कोई इनका जो लाइफ स्टाइल था वो काफी ज्यादा सिंपल था। लोग परेशान नहीं थे। यहाँ पे जो लोग काम करते थे वो कैटल रेयरिंग का काम होता था। यहाँ पर कुछ वेदास भी लिखे गए हैं। चलते चलते बढ़ते हैं हम लेटर वैदिक के टाइम पर। लेटर वैदिक का टाइम शुरू हुआ 1000 से लेकर 600 बीसी में। 1000 से लेकर 600 बीसी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। यहाँ लोग परेशान होने लग गए। क्यों? क्योंकि कैटेगरीज बन गई। कैटेगरीज बनी उनके बर्थ के अकॉर्डिंग। यहाँ ब्राह्मण्स जो थे वो सुप्रीम होने लग गए। बहुत सारे भगवान होने लग गए। अब भगवान हुए तो बहुत सारी पूजा हुई। बहुत सारी पूजा होने लग गई तो हवन हुए तो लोगों के ऊपर कंट्रोल, सुपरस्टिशन, ये सब चीजें बढ़ती चली गई। और इसी के साथ यहाँ पर 4 वेद लिखे गए जो कि थे यजुर्वेद, अथर्ववेद,
सामवेद और ऋग्वेद। और यहाँ पे कुछ किताबें भी लिखी गई जैसे कि रामायण, महाभारत, ये सारी किताबें। उसके बाद चलते चलते टाइम आया आपका, और यहाँ पर 600 BC में ही आपके बुद्धिज्म और जैनिज्म भी उभर कर सामने आए। लोग इतना परेशान हो गए कि उस समय 62 धर्म और निकल कर आए, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म हो गए। उनकी फिलॉसफी को लोग जो है बहुत फॉलो करने लग गए। लोग जो है हमेशा, पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि लोग हमेशा क्या है, जब परेशान होते हैं तो वो हमेशा इजी की तरफ भागते हैं। तो यहाँ पर वही हुआ, लोग परेशान हो गए थे लेटर वैदिक एज में। और यहाँ पर लोगों ने क्या किया, जो जैनिज्म और बुद्धिज्म की जो फिलॉसफी थी वो काफ़ी आरामदायक थी, तो लोग यहाँ अट्रैक्ट होने लग गए। और सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट हुए वो थे शूद्रास और क्षत्रियास। और यहाँ पर अब जो ब्राह्मण्स थे उनकी सुप्रीमेसी जो है वो खतरे में आना शुरू हो गई। धर्म को लेकर लड़ाइयाँ होने लगी और बुद्धिज्म, जैनिज्म में लोगों को सिर्फ आराम मिल रहा था। तो जहाँ लोगों को आराम मिलेगा तो लोग वहीं अट्रैक्ट होंगे। अब जहाँ जहाँ लोग को सस्टेनेबिलिटी मिलती जा रही थी, लोग उस धर्म में चले गए। उसके बाद आता है आपका 500 से लेके 300 BC में महाजनपद का टाइम पीरियड। शुरुआत होती है जन के साथ। जन वो लोग जो इधर उधर घुमा करते थे। जन के बाद आते हैं जनपद। जनपद यानी जहाँ पर लोग रहने लग गए। अब यहाँ पे लोगों को आयरन मिल गया। अब छोटे छोटे जनपद इकट्ठा हुए और उन्होंने मिलकर बनाया एक महाजनपद। जब छोटे छोटे जनपद मिलकर इकट्ठे होने लग गए तो वो एक महाजनपद बनाते हैं। और इसमें सबसे सारे जो महाजनपद होते हैं उनके राजा होने लग गए। इसी के साथ शुरुआत होती है डायनेस्टी की, जैसे आपकी मगध डायनेस्टी, वैशाली, अवंती, ये कुछ पॉपुलर डायनेस्टीज थी जो कि यहाँ पर आई। और साथ ही साथ 16 महाजनपद भी यहाँ पर उभर कर दिखे। अब यहाँ लोगों की सहमति से राजा नहीं बन रहा था, जो राजा है उसी का बेटा राजा बनेगा, ये तय है। तो राजा अपने आप को खुश रखने के लिए महाजनपद को जीतने लगा। लोग खुश हों या ना हो, उससे राजा को कुछ लेना देना नहीं था। एक्सपेंशन होने लगा डायनेस्टीज का। खिलजी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, चालुक्य, लोधी, गुप्तास और भी बहुत सारे ऐसे राजाज और बहुत सारे ऐसे डायनेस्टीज पर, नंदा रूल एटसेट्रा। और इसी के साथ जो सबसे शानदार और बढ़िया राजा निकल कर आया वो था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने चाणक्य की नीति या फिर चाणक्य की ट्रेनिंग से धनानंद को हराकर अपनी जगह बनाई और राजा बन गया। तो अब जान लेते हैं हम मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, क्योंकि धनानंद को हराकर अब चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं वो यहाँ पर बन चुके हैं राजा। तो चाणक्य की ट्रेनिंग के अंडर में यहाँ पर स्थापना हो गई मौर्यन डायनेस्टी की। 321 BC में आए चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म की तरफ अट्रैक्ट हो गए और सब कुछ छोड़कर चले गए वो साउथ में। और अट्रैक्ट करने वाले कौन थे इनको जैनिज्म की तरफ, वो थे भद्रबाहु। तो 321 में आए चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद 298 में BC में बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के ही बेटे थे, उनको राजा बनाया गया। और वो बहुत बढ़िया राजा थे और बहुत सारे महाजनपद इन्होंने जीते, काफ़ी कुछ जीत लिया। लेकिन उनका एक सपना था कलिंग जीतने का, वो कलिंग नहीं जीत पाए। तो बिंदुसार जो थे वो कलिंग नहीं जीत पाए। और 273 BC में यहाँ पर बिंदुसार जो है उनकी डेथ हो गई। तो बिंदुसार के बहुत सारे लड़के थे और उसी में से एक उनका जो बेटा था वो था अशोक। 269, तो अब 269 BC में जो अशोक है, कहा जाता था कि जो अशोक है वो काफ़ी ज़्यादा सनकी और गुस्सैल थे। इसने अपने सारे भाइयों को मार डाला और 273 से लेकर 269 BC तक जितने भी इनके भाई हुए इन्होंने सबको मार दिया। अशोक द ग्रेट। अशोक को मानना था कि जब तक मैं अपने सारे भाइयों को मार नहीं देता तब तक मैं राजा नहीं बनूंगा। तो सारे भाइयों को मारने के बाद 269 BC में अशोक का राज तिलक हुआ और अशोक बन गए राजा 269 BC में। उसके बाद आता है 261 BC। 261 BC यानी कि 8 साल बाद
अशोक ने कलिंग पर अटैक किया। क्यों किया? क्योंकि जो कलिंग को जीतना एक सपना था उनके फादर बिंदुसार का। तो अशोक ने अपने फादर के सपने को पूरा करने के लिए कलिंग पर अटैक किया। तो वैसे तो अशोक को विरासत में बहुत सारे महाजनपद मिले थे और अशोक एक ऐसे राजा थे और ऐसे राजा निकल कर आए जिन्होंने ना सिर्फ इंडिया में, ना सिर्फ भारत में राज किया, बल्कि इंडिया के बाहर भी उन्होंने काफ़ी सारे राज्य को जीता, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पर्शिया, ईरान और भी कई सारे। और सुनो, जितने भी इन्वेंशन मगध में हुए वो सारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से होते थे। तो लोग मगध की तरफ पहुंच ही नहीं पाते थे क्योंकि पूरा मगध जंगलों से घिरा हुआ था। और इसी की वजह से जो मगध था वो रिच था लकड़ियों से और हाथियों से। और अशोक के पास पहले से ही मगध था। इसके साथ ही साथ अशोक ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, पर्शियन सारी जगह पर भी कब्जा कर लिया। और अशोक ही एक ऐसा राजा था जिसने भारत में ही नहीं बल्कि बाहर भी कब्जा किया और भारत के ऑलमोस्ट सारे जनपद जीते। 261 बीसी में अशोक ने बहुत बड़ी तबाही मचाई। कहाँ मचाई? कलिंग में। कलिंग में उन्होंने बहुत बड़ी तबाही मचाई। और ये कलिंग की वॉर मेरे ख्याल सबको ही अब पता होगा, सबने ही सुना होगा इसके बारे में। लड़ाई काफ़ी ज़्यादा सुनी जाती है ये वाली, क्योंकि इसी के बाद अशोका ने बुद्धिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या थी। तो हुआ क्या, जैसे कि हमने पहले डिस्कशन करा था कि 600 बीसी में बुद्धिज्म और जैनिज्म आ गए और उनकी टीचिंग आ गई और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म फॉलो करा। तो वैसे ही जब कलिंग की वॉर हुई 261 बीसी में, तो अशोक ने सब तहस नहस कर दिया। उसी टाइम पर गुप्त नाम के एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो कि चाइना से बुद्धिज्म के बारे में जानने के लिए और वहाँ पहुँचे। और कलिंग जहाँ पर अशोक ने तबाही मचाई हुई थी, तो उन्होंने पूछा अशोक से कि आप चाहते क्या हैं? आखिरकार आपने इतनी तबाही मचा क्यों रखी है? आप इतने महाजनपद जीत चुके हैं, भाइयों को आपने मार दिया और यहाँ तो हद ही मचा रखी है आपने। तो आप चाहते क्या हो? कि सब क्रूर राजा की तरह आपको याद रखें? इतने सारे जगह पर शासन करने के बाद ये सब सुनकर अशोक को समझ आया कि ये गलत है और वो चेंज हो गया और उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया और उसी की टीचिंग्स को फैलाने लगे। तभी आप सुनते हैं कि अशोक कलिंग वॉर के बाद चेंज हो गए थे और बच्चों को उन्होंने श्रीलंका भेजा और उन्होंने बुद्धिज्म के टीचिंग को काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड किया, काफ़ी ज़्यादा फैलाया। और इसी के साथ मौर्य डायनेस्टी जो है वो भी यहाँ पर संभालने के लिए कोई था नहीं, कोई इतना काबिल था नहीं, तो मौर्यन डायनेस्टी जो है वो ख़त्म हो गई, डिक्लाइन हो गई। और अब इसी महाजनपद के टाइम पर ही पर्शियन अटैक भी हुए। इसी समय अलेक्जेंडर भी आया और यहीं से शुरू होती है डायनेस्टी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो उस समय डायनेस्टी हुई वो हुई हर्यंका डायनेस्टी। और उसके बाद नंदा वगैरह ये सब आए। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करी। तो 322 में धनानंद डिफीट हुए। 311 में चंद्रगुप्त मौर्य आए। 290 में बिंदुसार आया। उसके बाद 273 में बिंदुसार की डेथ हुई। 269 से लेकर 232 का जो टाइम पीरियड था वो अशोका का था। अशोका द ग्रेट, चंद अशोक भी कहा जाता है इन्हें। एंड 185 और ये था लास्ट मौर्य जो कि था बृहदिरथ, जिसे सुंगाज ने हराया, सुंगाज ने मारा और उसके बाद सुंगा डायनेस्टी की स्थापना करी गई। उसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी आई नहीं और मौर्यास के बाद ही स्टार्ट होती है आपकी डार्क एज। ये डार्क एज जो कि 200 से लेकर 100 बीसी में शुरू होती है। और यहाँ डार्क एजेस को इसलिए कहा गया है क्योंकि कोई बहुत बड़ा यहाँ पर राजा नहीं हुआ, या फिर हम कहें कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी डायनेस्टी नहीं आई। ये टाइम पीरियड ऐसा था जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉरेन अटैक हुए और इसी टाइम पर ट्रेडिंग हुई और इंडो ग्रीक आए, शाकाज आए, पार्थियंस आए, कुशान्स आए, ये सब यहाँ पर आने लग गए। साथ ही साथ अब इससे पहले जो हमने पढ़ा वो सब हमारा था बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का टाइम पीरियड।
इसलिए हम इसे कहते हैं BC। अब हम पहुंचेंगे जीसस क्राइस्ट के बाद के टाइम पीरियड पे और पढ़ेंगे और जानेंगे उसके बारे में, और ये कहलाता है हमारा AD का मतलब होता है एनी डोमिनी, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बाद का टाइम पीरियड। तो 200 से लेकर 100 BC तक का जो टाइम पीरियड था वो डार्क एज था। उसके साथ ही साथ 100 से लेकर 200 AD का टाइम पीरियड भी डार्क एज रहा। तो इस पूरे टाइम में कोई बहुत बड़ी डायनेस्टी नहीं आई, कोई बहुत बड़ा राजा यहाँ पर नहीं आया। मौर्य के बाद आए थे गुप्ताज 300 से लेके 500 AD में, जो कि चंद्रगुप्त फर्स्ट लेकर आए। फिर आते हैं समुद्रगुप्त, जो कि इसे बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, अपनी डायनेस्टी को बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। फिर चंद्रगुप्त सेकंड आए, और इस टाइम को गोल्डन एरा भी कहा गया हिस्ट्री में। डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुए यहाँ पर, लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिला इस टाइम पीरियड में। आर्ट एंड कल्चर भी यहाँ पर इस समय पे आए। 600 से लेके 700 AD का जो टाइम पीरियड था वो हर्षा का था, और 700 में प्रॉफिट्स आ गए, यानी कि जो मुस्लिम रूलर्स हैं वो आना यहाँ पर स्टार्ट हो गए। तो हर्षा जो थे वो नॉर्थ में, और चालुक्य जो थे वो साउथ में। और हर्षा के बाद जो है यहाँ पर आपकी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाती है, और हर्षा के बाद कोई भी बड़ा राजा यहाँ पर नहीं आया, कोई भी बड़ा हिंदू राजा यहाँ पर नहीं आया। और 700 में जो है यहाँ पे से टाइम स्टार्ट होता है मिडिएवल टाइम का, मिडिएवल हिस्ट्री के बारे में। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ आई होप मेरा ये एफर्ट आप लोगों की नॉलेज को बढ़ा रहा होगा। और अब आज का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है विच डायनेस्टी वॉज द पावरफुल डायनेस्टी बिफोर क्राइस्ट? एंड you have to give your answer in comment box, and your suggestions and opinions matter a lot. So give your suggestion below in the comment box. और इससे पहले कि क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए आप मेरा फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज पे भी चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ये था आज का टॉपिक। मैं हूँ आपकी दोस्त केशा कुशवाहा, और आप देख रहे हो एडिफिकेशन सीकर, इम्प्रूवमेंट ऑफ समवन। If you like my video, then do share, subscribe, and don't forget to hit bell icon for more videos. Thank you for watching.